Hello, Namaste. How are you all? Hope you all are good. Myself जानवी जामदार ज्ञानशिला अकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम MPPSC न्यू सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे हेड्स कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर से आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ आप पढ़ेंगे साइंस और आज का हमारा टॉपिक है लाइट। ठीक है, जिंदगी में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, उजाला कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक पर प्रकाश डालते हैं। लाइट क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। ठीक है, हम अगर अपने आसपास की चीज़ें देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स देख पा रहे हैं, लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स देख पा रहे हैं, तो वो किसकी मदद से? क्योंकि हमारे आसपास क्या प्रेजेंट है? लाइट। ठीक है, अंधेरे में हम सारी चीज़ें प्रॉपर वेल डिफाइंड मैनर में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कि सामने क्या रखा है, हमारे आसपास क्या है। ठीक है, तो जो भी हमारी विजिबिलिटी है वो किस वजह से पॉसिबल है? लाइट की वजह से। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट एमिट करेगा लाइट को, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से लाइट का कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका ओरिजिन, उसे हम क्या कहेंगे? सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, वो नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल की हम बात करते हैं सन की, ठीक है, जो नेचुरली ओरिजिन हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड में हमें यहाँ पर जो रोशनी प्रोवाइड कर रहे हैं सन, तो क्या होगा यहाँ पर कि जो सन है वो किसी इंसान ने नहीं बनाया है। ठीक है, वो नेचुरल है, प्रकृति की देन है। तो क्या होगा यहाँ पर? ये नेचुरल सोर्स में आएगा। और हम इलेक्ट्रिक बल्ब की या ट्यूबलाइट की बात करते हैं तो ये क्या होगा? आर्टिफिशियल या मैन मेड की बात करते हैं हम। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट होती है, जो खुद की लाइट एमिट करते हैं और किसी अदर एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड नहीं होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? सन और अदर स्टार्स जो सोलर सिस्टम में और सोलर सिस्टम के बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो स्टार्स होंगे, ठीक है, या जो सन है, सन इज एग्जाम्पल ऑफ स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो केवल उनकी लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? जो खुद की लाइट एमिट करेंगे वो होंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, और जो ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं और बल्कि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उनकी लाइट पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर हम हमारी धरती पर चांद को देख पा रहे हैं, ठीक है, जो हम मून ऐसा इधर उधर वाले चांदवान नहीं, एक्चुअल जो मून है वो, जो हमारी नेचुरल सैटेलाइट है वो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो हम किस लिए देख पा रहे हैं? क्योंकि सूर्य से आने वाली जो किरणें होंगी वो क्या होंगी? मून पर पड़ेंगी और मून उसे क्या करेगा? रिफ्लेक्ट बैक करेगा। और मून वो रिफ्लेक्ट बैक जो हम देखते हैं, ठीक है, जो मून से रिफ्लेक्ट बैक होके जो लाइट हमारी आंखों तक आती है, तो हम मून को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। नॉर्मली हम बात करते हैं कि यहाँ मान लो एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ क्या खुद की रोशनी एमिट कर रहा है क्या? नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? सन से आने वाली जो रोशनी होगी वो कहीं ना कहीं इस पेड़ पर पड़ेंगी, और जब वो इस पेड़ पर पड़ेंगी तो वो हमारी क्या होगी? आंखों में दिखेंगी। ठीक है, तो हमें क्या लगेगा कि हमें पेड़ दिख रहा है, पर वो किसकी वजह से दिख रहा है? सन से आने वाली रोशनी की वजह से। ठीक है, तो पेड़ ने क्या किया है? केवल लाइट को रिफ्लेक्ट बैक किया है। रिफ्लेक्शन क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए इतना फैक्ट ये जान लो कि क्या होता है, जब लाइट सूर्य से आने वाली लाइट पेड़ पर पड़ेगी तो पेड़ उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा और हम अपनी आंखों से उस पेड़ को देख पाएंगे। ठीक है, जब वो लाइटें हमारी आंखों में जाएंगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट जो है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कवर करने के लिए ढूंढती है। ठीक है, तो क्या होगा? जनरली जो स्ट्रेट लाइन है उस वो ही क्या होता है? लाइट का पाथ होता है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। यहाँ पर हम बात करते हैं इस बच्चे की, ये क्या है? 3 शीट के एक सिमिलर जो एक लाइन में होल्स है उसके थ्रू वो एक कैंडल को देख पा रहा है। अगर मैं इनमें से एक भी होल को ब्लॉक कर दूं तो क्या होगा? लाइट रे ऐसे बाउंस होके जाएगी क्या? नहीं। ठीक है, वो क्या होगा? वहीं पर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, यहीं पर उसका विजन क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस प्रूव्स दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब तक उसे पाथ मिलता रहेगा स्ट्रेट का, वो ट्रेवल करती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विद लाइट। इसमें हम 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्या होगा? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को पास थ्रू होने देता है। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को पास थ्रू होने देते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्लास का। ठीक है, हम एक ग्लास की शीट लगा देंगे और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से हम लाइट पास ऑन कराएंगे, तो ये जो ग्लास की शीट है वो सारी लाइट को अपने अंदर से
ऑलमोस्ट जो सारी लाइट है उसको पास थ्रू होने देंगे, ठीक है। कोई किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं होगा, किसी भी तरह का यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा लाइट का, तो क्या होगा, सारी लाइट पास थ्रू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जो कि लाइट को पूरी तरीके से पास थ्रू होने देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसल्यूसेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, सारी लाइट रेस तो नहीं बट पार्शियल लाइट रेस क्या होंगी, पास थ्रू होंगी, ठीक है। मतलब क्या होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रेस पास थ्रू हो सकती है, कुछ अमाउंट में रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका, बटर पेपर, ठीक है। नेक्स्ट होता है ओपेक ऑब्जेक्ट, जो कि लाइट रेस को पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं और उसको पास थ्रू नहीं होने देते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जो लाइट रेस को बिल्कुल भी पास थ्रू होने नहीं देते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम वुड का, ठीक है। अगर मैं एक वुडन ब्लॉक को बीच में प्लेस कर दूं तो लाइट पास थ्रू नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो इसी यहाँ पर ओपेक ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन से हम शैडो के बारे में पढ़ते हैं कि शैडो क्या होती है। तो शैडो हम सबने देखी हुई है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो भी हम लाइट ऑब्जेक्ट के सामने हमारा कुछ भी हाथ वगैरह रख लेते हैं, ठीक है, कोई भी बचपन में जानवर वगैरह बनाते थे हम, तो क्या होता था कि ये किस वजह से पॉसिबल है, शैडो की वजह से। शैडो बनती कैसे है, ठीक है। अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो क्या होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट जब भी लाइट के पाथ के बीच में आ जाएगा तो वो क्या कर देगा, उसके पाथ को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट रेस जहाँ पर भी पास थ्रू नहीं हो पाएंगी तो क्या होगा, उसके यहाँ पर शैडो बन जाएगी। अब शैडो बनेगी कहाँ, तो ऐसा नहीं है कि एंडलेस कहीं पर भी जाके बन जाएगी, ठीक है। उसके लिए क्या ज़रूरी है, एक स्क्रीन जैसा एक्ट करने वाला कोई भी अगर वॉल होगी, कोई भी अगर ग्राउंड है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा एक कुछ चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए जो एज अ स्क्रीन काम करे, जहाँ पर शैडो फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। तो क्या होगा, लाइट के बीच में अगर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, एक बात याद रखना कि ट्रांसल्यूसेंट भी कहीं ना कहीं पार्शियल शैडो बनाता है, बट मोस्ट क्लियर शैडो हमें कौन सा ऑब्जेक्ट दिखाएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो उसके अपोजिट साइड में हम लाइट पास थ्रू नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगी, शैडो फॉर्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिफ्लेक्शन की तरफ, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जब भी किसी सरफेस पर लाइट स्ट्राइक करती है और बाउंस बैक हो जाती है तो क्या होगा, इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड द रे दैट बाउंसेस ऑफ इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो जो लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करेगी उसे हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, और जो लाइट बाउंस ऑफ हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो जो स्ट्राइक कर रही है इंसिडेंट रे, जो बाउंस ऑफ कर रही है वो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन और यहाँ पर प्रेजेंट होती है जो कि क्या होगी, इस जो हमारा सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है इसलिए हम उसको डॉटेड लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम आगे देखेंगे। The angle of incidence is the angle between incident ray and normal, and angle of reflection is the angle between reflected ray and normal, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, तो बेस्ड ऑन सरफेस हम बेसिकली दो टाइप के क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। पहला होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब भी हम स्मूथ सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इंसिडेंट रे यहाँ पर पड़ेंगे, स्ट्राइक करेंगे, और रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगी, वो भी सेम मैनर में यूनिफॉर्म तरीके से हमें दिखती है, एक रेगुलर स्ट्रक्चर दिखता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। कि यहाँ पर पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं तो यहाँ से भी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है, अगर हम रफ सरफेस की बात करते हैं तो इसमें कैसा रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, कि पैरेलल लाइट रेज आ तो रही हैं पर जा कैसे रही हैं, एक इधर एक उधर, एक साथ समुद्र पार, तो क्या होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर थोड़ा सा मतलब बिखरा बिखरा सा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन हम क्या कहेंगे, इसे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहेंगे। एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखने जैसी चीज़ है जिस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, ठीक है। क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहला लॉ हमें ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी हम बात करते हैं कि यहाँ पर
क्या होगा, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसके बीच में हमें क्या ड्रॉ किया है, नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो नॉर्मल के इस साइड वाला जो एंगल है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है कि ये जितनी भी तीनों लाइनें हैं, ठीक है, जितनी भी तीनों रेज हैं, एक है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होंगे, एक सेम प्लेन पर लाई करेगा। अगर इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी जाएगी, ठीक है, इंसिडेंट रे अगर ऐसी आ रही है तो ऐसी जाएगी। तो प्लेन क्या होगा, अगर ऐसे प्लेन में तीनों हैं तो ऐसे प्लेन में तीनों लाई करेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पर लाई करेंगे, और यही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो पहला लॉ क्या कहेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकेंड लॉ क्या कहेगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई ऑन दी सेम प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिरर एंड रिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में सबसे बेस्ट एग्जांपल हम किसका लेते हैं, मिरर का, स्मूथ सरफेस है, शाइनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे बेस्ट रिफ्लेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा हमें, मिरर, ठीक है। मिरर इज डिफाइंड एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड कैन बी एक्सप्लेन बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है। इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट इंसिडेंट ऑन इट एंड इट इज यूज्ड टू सी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। रोज कांच में अपने आप को देखते हो, ठीक है, तो क्या है बेसिकली, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू ही आप अपने आप को देख पा रहे हो उस मिरर में, ठीक है। वो क्या करता है, एज इट इज ऑब्जेक्ट को शो करता है। क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या कैसे ऑब्जेक्ट बनता है, कैसे इमेज बनती है, वो सब हम आगे देखेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर्स, ठीक है। मिरर को हम दो टाइप में डिवाइड करता है, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, इन दो टाइप में डिवाइड करते हैं हम, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इमेज क्या होती है, ठीक है। इमेज 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 ये फॉर्म कर रहा है, ये सब ये इमेज होती क्या है, तो इमेज क्या होती है, इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या होगा, बेसिकली जो लाइट होंगी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जाके मिलेंगी या अपीयर करेंगी मिलने के लिए, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म होती है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग डेफिनेशन लग रही है, आगे आगे सब समझ में आएगा, ठीक है। दो टाइप की इमेजेस होती है, रियल और वर्चुअल, ठीक है। रियल इमेज क्या होती है, फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। जब एक्चुअल यहाँ पर जो मिक्स होती है लाइट, ठीक है, एक्चुअल क्या होंगी, यहाँ पर इंटरसेक्ट होंगी लाइट, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगी, रियल इमेज फॉर्म होगी, जिसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। जब भी हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्टर एक बड़ी स्क्रीन पे हमें पिक्चर दिखाता है, तो क्या है, वो कैसे दिखा पा रहा है, क्योंकि वो जो इमेज है कहीं ना कहीं हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी, रियल इमेज का एग्जांपल होगा। वर्चुअल इमेज वहीं क्या होती है कि रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती, ठीक है। प्लस इट इज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज मीट इफ दे आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स, ठीक है, लाइक दे अपीयर टू मीट। तो जब अपीयर वाला वर्ड आ जाता है तो इमेज कैसी फॉर्म होगी, वर्चुअल फॉर्म होगी, ठीक है। यहाँ पर हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो इसको हम आगे देखेंगे। पहला आता है प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर क्या होता है, तो नॉर्मल जो शीशा हम बात करते हैं हमारे घरों में, हम अपने जो चेहरे देखने के लिए यूज करते हैं वो। अ प्लेन मिरर इज अ पॉलिश ग्लास प्लेट, वन सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर इज कोटेड विद रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, अदर सरफेस इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द लाइट, ठीक है। एक सरफेस को हम कोट करते हैं और एक सरफेस को हम लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसा जो भी अपीयरेंस है वो किसका होता है, प्लेन मिरर का होता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। पहला है मिरर, ये जो है इमेज है जो बनाता है वो क्या होगी, वर्चुअल होगी। देखो हमारी इमेज उस मिरर में बन रही है, ठीक है, बट जब वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, मैं यहाँ पर अगर कोई स्क्रीन लगा दूँ, ठीक है, तो क्या वो इमेज उस स्क्रीन पे आएगी, क्या नहीं, ठीक है। वो वहाँ पर ही बनी हुई है, हमारा जो भी इमेज है जो मिरर में हमें देखने को मिल रहा है रिफ्लेक्शन, वो बेसिकली क्या है, वो किसी स्क्रीन पे हम अलग से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो वो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल होगी, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होने वाली हम कह सकते हैं, ठीक है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। लेटरल इन्वर्जन मतलब जैसे कि मान लो कि मैं एक मिरर के सामने खड़ी हूँ, ठीक है, तो मेरा राइट जो है वो जो रिफ्लेक्शन है उसका लेफ्ट अपीयर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, डायरेक्शंस चेंज हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है एम्बुलेंस में, ठीक है। जनरली हमने जब एम्बुलेंस देखी होगी उसके आगे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टे लेटर्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो क्यों लिखा होता है ऐसा, ताकि जब हम
आगे वाली जो गाड़ी है उसका जब फ्रंट मिरर में हम जब देखेंगे तो हमें वो एम्बुलेंस कैसा दिखेगा, सीधा लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो पीछे वाला जो है, आगे वाला जो है वो समझ जाएगा कि पीछे क्या आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, एंड इट विल गिव द वे। हालांकि उसमें सायरन वगैरह वो सभी होगा, बट एट नॉर्मल कंडीशंस मान लो कि ये चीज़ होती है कि सायरन नहीं भी बज रहा है तो भी आप अंडरस्टूड हो जाएगा कि पीछे क्या है, एम्बुलेंस है, ठीक है। तो एम्बुलेंस के लेटर्स को उल्टा लिखा जाता है ताकि वो मिरर में जब दिखे तब वो हमें सीधा एम्बुलेंस का वर्ड दिखे, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़। तो लिटरल इन्वर्जन क्या होगा कि प्लेन मिरर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें क्या हो जाता है, राइट जो है ऑब्जेक्ट का वो रिफ्लेक्शन का लेफ्ट अपीयर होता है, ठीक है। यहाँ पर देन इमेज इज इरेक्ट, ठीक है। इरेक्ट क्या है, जैसी है वैसी है, ठीक है, जो सीधी है। अब इरेक्ट और इन्वर्टेड एक फिनोमिना होता है कि कई मिरर जो हैं वो क्या करते हैं, उल्टे जो है वो इमेज बना देते हैं। आप सीधे खड़े हो, इमेज कैसी होगी, उल्टी होगी, इन्वर्टेड डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर जैसा ऑब्जेक्ट है उसी सेम पोजीशन में क्या मिलेगा, हमें इमेज मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इमेज कैसी है, इरेक्ट है, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं एक पेड़ की, ठीक है। ये पेड़ का जितना साइज होगा, जितनी हाइट होगी, इमेज की भी हाइट उतनी ही होगी, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है कि मिरर से ये जितनी दूरी पे खड़ा है, ठीक है, ये पेड़ जितनी दूरी पर हमें है मिल रहा है उतनी ही दूरी पर हमें इमेज भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन भी सेम होगी, हाइट भी सेम होगा, साइज भी सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अदर चेंजेस कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस भी सेम होगी, हाइट भी सेम होगा, साइज भी सेम होगी, ठीक है। केवल चेंज क्या होगा, वो होता है लिटरल इन्वर्जन की वजह से डायरेक्शन में चेंज, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की, ठीक है। स्फेरिकल मिरर से हम क्या समझते हैं कि एक स्फीयर से मिरर बन रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दे आर जनरली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ ग्लास। अ स्फेरिकल सरफेस इज अ पार्ट कट फ्रॉम अ हॉलो स्फीयर, ठीक है। एक हॉलो स्फीयर होगा, उसमें से हमने कुछ पार्ट कट किया है, ठीक है। वो बात की बात है कि हमने उसमें से रिफ्लेक्टेड किसको बनाया है, ठीक है, कौन सा सरफेस कवर किया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि बेसिकली एक हॉलो स्फीयर से हम एक ग्लास का पार्ट कट कर रहे हैं, तो वो क्या बनाएगा, स्फेरिकल मिरर बनाएगा। दिस कर्व्ड सरफेस ऑफ ग्लास हैज सिल्वर कोटिंग ऑन वन साइड एंड अ पॉलिश सरफेस ऑन अदर वेयर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, ठीक है। हम जब बात करते हैं एक स्फीयर की, ठीक है, मान लो मैंने इसको इस डायरेक्शन से कट कर दिया, ठीक है। इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा इसको, और इसको यहाँ से पॉलिश कर दिया, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखने जैसी है, कौन सी डायरेक्शन यहाँ पर पॉलिश की जा रही है और किस साइड को रिफ्लेक्टेड साइड बनाया जा रहा है, उस हिसाब से हम मिरर्स को दो पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। जब हम एक पार्ट कट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी अंदर की सरफेस को, जो कर्व्ड इन वाली जो सरफेस है, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पॉलिश कर रहे हैं। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो बल्ज आउट सरफेस है, उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख रहे हैं। तो ऐसा मिरर क्या बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा, ठीक है। और वहीं पर हम जब बात करते हैं कि एक पार्ट मैंने कट किया, ठीक है, इसका जो बल्ज आउट वाला जो बाहर वाला पार्ट है उसको मैंने क्या किया, पॉलिश किया, और अंदर की सरफेस मैंने उसको रिफ्लेक्टिंग रखा, तो वैसा मिरर जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्या होगा, इट इज अ कर्व्ड मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व्ड सरफेस, ठीक है। इनर साइड ऑफ द कर्व्ड सरफेस क्या होगा, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और बाहर वाला जो साइड है हमने उसको पॉलिश कर दिया, ठीक है। इस मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, क्योंकि इसमें से जब हम लाइट को पास करेंगे, लाइट को इसमें स्ट्राइक करेंगे, तो जो रेज होंगी वो आपस में मिलेंगी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसे हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि ये जब लाइट इस पर स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या कर देता है, उसको डाइवर्ज कर देता है, बाहर की तरफ फेंक देता है, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, इसमें कर्व्ड मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटर साइड पे होगी, ठीक है। यहाँ पर जो बल्ज आउट सरफेस है वहाँ पर क्या होगा, ये रिफ्लेक्टिंग साइड होगी। लाइट इसमें यहाँ से ऐसे हम स्ट्राइक करेंगे, इसमें हम लाइट यहाँ से ऐसी स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। डायरेक्शंस हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मिरर से कंफ्यूज मत होना, ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार कॉनकेव मिरर ऐसा ही बनाएंगे या कॉन्वेक्स मिरर ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है।
यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम जनरली बाय कन्वेंशन ऐसे डायग्राम वाले मिरर को हम कॉन्केव कह देते हैं, ऐसे डायग्राम वाले मिरर को हम कॉन्वेक्स कह देते हैं। बट इम्पॉर्टेंट क्या है ये देखना कि उसमें से रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है और पॉलिश्ड सरफेस कौन सी है, ठीक है। तो इससे हम इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के। मिरर पढ़ने से पहले उसकी टर्मिनोलॉजीज़ जानना ज़रूरी है कि कैसी क्या यहाँ पर क्या क्या पार्ट्स होते हैं मिरर के, वो, ठीक है। पहला होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ मिरर passes थ्रू द कर्व ऑफ द मिरर एंड हैज़ सम टेंजेंट एंड कर्वेचर एट द पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम बात करते हैं मिरर्स में, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा इन सिंपल लैंग्वेज, जो स्फीयर का, जिसमें से हमने क्या कट किया है, मिरर कट किया है, तो एक्चुअल जो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, उसका जो सेंटर होगा उसके हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। इट इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की, ठीक है, तो इतना जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, वो क्या होगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, इट इज द इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर क्या होगा जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो ऐसी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इससे सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, ये दोनों स्फीयर्स अलग अलग है बट मैंने एक लाइन बना दी इसको। क्या होता है यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन है जो इसके सेंटर से क्या होगी, पास थ्रू होगी, ठीक है। तो इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये इसलिए ज़रूरी होती है कि जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो इसी लाइन के परपेंडिकुलर में हम रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, पोल की। द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये इजी है जानना, ठीक है। तो जो भी मिड पॉइंट होगा किसका, ये मिरर का, ठीक है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, पोल, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर, ठीक है। देन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिफरेंस। पोल क्या होगा, सेंटर ऑफ द मिरर, ठीक है, जो उसका सेंटर पॉइंट होगा वो, और उसके अलावा प्रिंसिपल एक्सिस जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपर्चर की। एन अपर्चर ऑफ अ मिरर और is a point from which the reflection of light actually happens. It also give the size of the mirror. तो जब हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ से लेके दो एंड्स जो होंगे मिरर के, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे उसका, ठीक है। सिमिलर इस मिरर में हम देखते हैं, तो ये वाला जो एंड है और ये वाला जो एंड है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, उसका अपर्चर हम इसे कहेंगे, ठीक है। लास्ट क्या है, फोकस। इट इज any given point where the light rays parallel to the principal axis which converge after getting reflected from the mirror. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि मान लो फोकस एक ऐसा पॉइंट है कि मान लो हमने क्या किया है, पैरेलल लाइट रे किसी मिरर पर पुट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब पैरेलल लाइट रेज इस मिरर पर पड़ेंगी तो क्या होगा, एक सिंगल पॉइंट पे क्या होंगी, वो कन्वर्ज होंगी, ठीक है। चाहे किसी भी डायरेक्शन से मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई भी लाइट रे डालूं तो वो एक सारे पॉइंट पर आके क्या हो जाएगी, मिल जाएंगी। तो ये जो पॉइंट है उसे हमने क्या नाम दिया है, फोकस, ठीक है। सिमिलर केस यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा। यहाँ पर बस क्या होंगी, अपीयर टू मीट होंगी, ठीक है। यहाँ पर भले ही वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई हो, ठीक है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, बट क्या होगा, एक पॉइंट पर अपीयर होंगी मिलने के लिए, तो इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया है, फोकस नाम दे दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ द मिरर हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, कॉन्केव मिरर, अ स्फेरिकल मिरर विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट बल्जेस इनवर्ड्स, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, अ स्फेरिकल मिरर विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट बल्जेस आउटवर्ड्स, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है, इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल आधी होगी। फोकल लेंथ क्या होगी, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमने क्या नाम दे दिया यहाँ पर, कि जो C और P के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा, यहाँ पर जो है वो फोकस के, जो यहाँ पर फोकस और पोल का होगा उसका जस्ट हाफ होगा, ठीक है। यानी C और P का जो बीच का लेंथ है और F और P का जो बीच का लेंथ है उसके बीच का रिलेशन है ये क्या, कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी यानी C और P के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बेसिकली फोकस और पोल के बीच के डिफरेंस का डबल होगा, ठीक है। तो
F और P के जो बीच का डिफरेंस है उसका डबल क्या है, C और P के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर जो है यानी जो फोकल लेंथ होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल हाफ होगी, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकेशन, साइज एंड नेचर। यहाँ पर से क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, क्या कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है मिरर्स का, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट को हम अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे, इन्फिनिटी मतलब हमें पता नहीं है, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, तो जनरली जो लाइट रेज आएंगी वो यहाँ से पैरेलल आती हैं, ठीक है। तो पैरेलल आएंगी यहाँ पर, तो वो कहाँ पर मिलती है, हमें ये पता है लॉस से कि क्या होगा कि जो भी लाइट रे पैरेलल आती है वो कहाँ पर मिलती है, फोकस पे मिलती है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्केव मिरर के केसेस की, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे होगी, ठीक है। कैसी इमेज होगी, इसका नेचर कैसा होगा, पहली बात रियल इमेज होगी, ठीक है, क्योंकि मिरर की क्या बन रही है, वो नॉर्मल इंसिडेंट वाले साइड पे ही बन रही है, ठीक है। मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बन रही है, ठीक है, मिरर के बैक में नहीं बन रही है, मिरर में ही बन रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, रियल इमेज होगी। इन्वर्टेड होगी मतलब कैसी होगी, इन्वर्टेड इन द सेंस, वैसे तो ये इमेज जो है वो बहुत डिमिनिश्ड होती है, तो हम इसे क्लियर बता तो नहीं सकते, बट जनरल हमने बाय कन्वेंशन ये मान रखा है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है यहाँ पर मिरर्स के केस में, और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगी साइज में। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो क्या है, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड है और रियल इमेज बनी है, ठीक है। नेक्स्ट होता है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनी हमारी, बिटवीन C एंड F, ठीक है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इसके बीच में हमें क्या मिली है, इमेज मिली है, ठीक है। इमेज का नेचर कैसा रहा है, रियल रहा है, इन्वर्टेड रहा है और डिमिनिश्ड रहा है। रियल मतलब क्या है, उसी साइड पर बनी है, बिहाइंड द मिरर नहीं बनी है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनी है, ठीक है, मतलब अपसाइड डाउन बनी है इमेज। और नेक्स्ट डिमिनिश्ड बनी है मतलब ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या बनी है, छोटी इमेज बनी है। नेक्स्ट आता है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सबसे यूनिफॉर्म रिजल्ट देता है कैसा, कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी है, और कैसी बनी है, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट की बनी है, ठीक है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट उसका साइज है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज की क्या बनी है, इमेज बनी है, बस जस्ट अपसाइड डाउन बनी है, ठीक है। नेक्स्ट बिटवीन C एंड F की जब हम बात करते हैं, तो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, तो जो इमेज है वो बियॉन्ड C बन रही है। देखो ये जस्ट अपोजिट केस है, जब हमने बियॉन्ड C रखा था तो बिटवीन C एंड F बनी थी, जब बिटवीन C एंड F रखा तो बियॉन्ड C इमेज बनी, ठीक है। तो यहाँ पर बियॉन्ड C बनी, कैसी बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, बट यहाँ पर अब बिगर देन ऑब्जेक्ट बनी है, ठीक है। वहाँ पर क्या हो गई थी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या हो गई, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितना हम फोकस के पास जाते जाएंगे उतनी इमेज क्या होती जाएगी, छोटी, वहाँ पर इमेज क्या होती जाएगी, बड़ी, ठीक है। जितना हम पोल के पास जाते जाएंगे इमेज क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। ये ऐसा कन्वेंशन होता है। इसका एक यहाँ पर जो है इसका एक अपवाद है, ठीक है, वो हम लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, फोकस पे हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है उसने क्या शो किया है, जब रिफ्लेक्शन शो किया तो जो इमेज बनी वो कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। और कैसी बनी, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, क्योंकि एकदम बहुत दूर जाके बन रही है तो ऑलमोस्ट लाइट हमें पैरेलल जाते हुए लगती है। तो फोकस से जब हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं फोकस पर तो वो इमेज कहाँ बनाएगा, इन्फिनिटी पे बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। जब हम फोकस से और आगे चले जाते हैं पोल की तरफ, ठीक है, तो ये एक ऐसा एकमात्र केस है कॉन्केव मिरर में जब इमेज क्या बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट बन रही है मतलब इमेज जो है वो यहाँ पर हमें बनती हुई नहीं नजर आ रही है, लाइट रेज जो है वो कन्वर्ज होती हुई नजर आ रही है, अपीयर होती है बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और यहाँ पर कैसी इमेज बन रही है, इरेक्ट, मतलब क्या बन रही है, अपसाइड डाउन नहीं बन रही है, जिस डायरेक्शन में हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसी डायरेक्शन में हमें क्या मिल रही है, उसकी इमेज मिल रही है। और इमेज अपीयर कहाँ हो रही है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज हमें कहाँ मिलेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। ओहो, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस की, ठीक है। तो यूजेस क्या क्या है यहाँ पर, कि
व्हीकल की हेडलाइट्स। जब हम बात करते हैं कॉन्केव मिरर की, तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं हम लाइट को कंसंट्रेट करेंगे ताकि उसको वो हम रिफ्लेक्ट कर सकें। तो जब हम बात करते हैं व्हीकल की हेडलाइट्स की, ठीक है, तो वो एक जगह पर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे वो लाइट सारी कंसंट्रेट करते हैं ताकि व्हीकल का जो हेडलाइट है वो लाइट अच्छे से क्या कर सके, थ्रो आउट कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेविंग मिरर्स की। हमें जब चीज़ बारीकी से देखनी हो, है ना, थोड़ा मैग्नीफाई करके देखनी हो, तो हम क्या बात करते हैं, शेविंग मिरर्स में भी हमें जो दूर है चीज़ वो भी हमें पास नज़र आएगी, ठीक है। तो वैसे शेविंग मिरर्स में, सोलार फर्नेसेस में, फर्नेस का क्या काम होगा कि बेसिकली जो सारी सनरेज है वो एक जगह पर कंसंट्रेट हो जाए, हम यही चाहते हैं ना, तो हम ऐसा मिरर लेंगे जो कन्वर्ज कर सके रेस को, ठीक है। सर्च लाइट हो गई, टॉर्चेस हो गई, डेंटल मिरर्स। अच्छा, डेंटल मिरर्स की हम बात करते हैं कि बेसिकली ऐसा एक टूल होगा जो कि क्या करते हैं, डेंटिस्ट जो दांत हैं उसकी बिल्कुल बारीकियां देखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो जो मिरर होगा वो इतने पास ले जाएंगे ताकि जो हमें इमेज मिले वो एकदम मैग्नीफाइड मिलते हैं, ठीक है। जो हमने केस पढ़ा था क्या, कि बिटवीन फोकस और पोल के बीच में जब हम रखेंगे तो वो इतने पास दांत के ले जाते हैं कि जो अपीयरेंस है वो कैसा दिखेगा, मैग्नीफाइड दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेंटल मिरर्स में यूज होता है, माइक्रोस्कोप में भी यूज होगा, और मेकअप मिरर्स जो भी है ना, तो जो इसमें मैग्निफिकेशन के काम आएगा यहाँ पर उन मिरर्स में भी ये यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, लोकेशन के, साइज के, और ये सारा जो रे डायग्राम होगा अब कॉन्वेक्स मिरर की हम पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। इसके केवल 2 केसेस हैं। इसके हर केस में क्या होगा, इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल मिलेगी और इरेक्ट मिलेगी, ठीक है। साइज में डिफरेंस होगा बट यहाँ पर क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट ये कॉमन है। क्या होगा, जब भी हमने ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है, किसी भी साइड में रख दिया इसको, इस साइड में, ठीक है, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल रखा, तो इमेज क्या बनी, पहली चीज बिहाइंड द मिरर, और कहाँ बनेगी, यहाँ पर फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी, ठीक है। मतलब यहाँ कहीं अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी और इमेज कैसी होंगी, स्मॉलर होगी, ऑब्जेक्ट के स्मॉलर साइज में होंगी। और यहाँ पर अगर हमने इन्फिनिटी पे रख दिया, ठीक है, इन्फिनिटी से क्या होंगी, पैरेलल रेज आएंगी यहाँ पर, तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर कहाँ बनेगी, फोकस पे ही बनेगी। बट फोकस कौन सा वाला, जो बिहाइंड द मिरर वाला, मतलब यहाँ पर एक्चुअली हमें फोकस पे जाते हुए नहीं दिखेगा, बट जब हम इस रिफ्लेक्टेड रे को ट्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं अपीयर होगा कि रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है, फोकस पे कंसंट्रेट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट साइज इमेज बनेगी और वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, ठीक है। तो इसके केवल 2 ही केसेस हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कहाँ काम आएगा हमारे, तो जो रेयर व्यू मिरर होता है व्हीकल में, जब हम कोई भी 2 व्हीलर चलाते हैं तो गाड़ी के साइड में लिखा होता है, जो मिरर है उसकी साइड में लिखा होता है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ठीक है। मतलब क्या है कि इस मिरर में जो है वो दूर का सब एकदम कंसंट्रेट करके बताया हुआ है, पर जो पीछे आने वाला व्हीकल है वो काफ़ी ज़्यादा पास है, तो वो क्या बताता है, वो थोड़ा सा ऐसा बाहर की तरफ ले जा के बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो व्हीकल्स हैं वो उस मिरर में दिख सके हमें, ठीक है। तो क्या होगा, वो थोड़ा सा स्मॉल कर देता है उसको, किसको, जो इमेज है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रियर व्यू मिरर में काम आएगा। और नेक्स्ट क्या होता है, जो जनरली सिक्योरिटी मिरर्स होते हैं या पार्किंग में जो मिरर्स होते हैं, जो हमें बहुत सारा जो एरिया है उसको छोटे से में करके बता देता है, तो वो वहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है साइन कन्वेंशंस की। जब हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो मिरर की जितने भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जितने भी हम फिनोमिना सॉल्व करते हैं, वो हम साइन कन्वेंशंस के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशंस में क्या होगा, द मेजरमेंट ऑफ ऑल डिस्टेंसेस आर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कंसीडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पोल से हम सारे जितने भी मेजरमेंट्स है वो लेंगे, पोल को एज हम सेंटर मानते हैं यहाँ पर, ठीक है। When the distances are measured opposite in the direction of incident ray are considered to be negative, ठीक है। तो जो भी हम अगर यहाँ पर ऐसी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, तो अगर हम ऐसे में डायरेक्शन गिन रहे हैं, ऐसे में डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर अपने आप जो साइन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जो डिस्टेंस का मेजरमेंट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। व्हेन द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट दे आर कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, ठीक है। पर वहीं अगर हम सारी डिस्टेंसेस को इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। मतलब मिरर के
इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लाइट रे को मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, नेगेटिव, और सेम डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के हम मेजर करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। हाइट को जब हम मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट की या इमेज की, तो क्या होगा यहाँ पर कि हाइट जो है मेजर्ड अपवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे आर कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड जब हम हाइट को मेजर करेंगे तो वो उसका साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर हाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की साइड अगर हम मेजर करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स अगर क्लियर रहे तो इसके न्यूमेरिकल्स करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u करके मेजर करते हैं, स्मॉल u से हम डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो पोल है और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम u करके मानते हैं, ठीक है। वहीं हम v किसको डिनोट करेंगे, इमेज के डिस्टेंस को, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम u करके डिनोट कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम v करके डिनोट कर रहे हैं, और कहाँ से मेजर कर रहे हैं, हम पोल से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है। ये तो क्लियर है शुरुआत से कि क्या होगा, प्रिंसिपल यहाँ पर जो हमारा पोल होगा और जो प्रिंसिपल फोकस है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर मिरर फॉर्मूला करके एक फॉर्मूला होता है जो रिलेशन बताता है किसके बीच में, इमेज के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में, जो कि क्या कहता है कि 1 by फोकल लेंथ जो है, ठीक है, 1 by फोकल लेंथ जो है वो क्या होगा, 1 by ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 by इमेज डिस्टेंस, ठीक है। मतलब 1 by v प्लस 1 by u, यहाँ पर सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पर आएगा 1 by, खैर प्लस में है इसलिए इफेक्ट नहीं होगा, बट मानना इसको ऐसे है कि इमेज डिस्टेंस और 1 by ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होगा कि 1 by इमेज डिस्टेंस प्लस 1 by ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, 1 by फोकल लेंथ, ये इसके बीच का रिलेशन है, ठीक है। वहीं कहीं हम जब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा मैग्नीफाई हुआ है या कितना छोटा बना है, कितना बड़ा बना है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, -v by u, ठीक है। मैग्निफिकेशन मतलब क्या होगा कि यहाँ पर मैग्निफिकेशन का इक्वेशन क्या होगा, माइनस का इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हम मैग्निफिकेशन ला सकते हैं। अगर हाइट की उसमें बात करें तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। h डैश जो होगा, h डैश जो होगा वो हमारा हाइट ऑफ द इमेज है, और जो h होगा वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो जब हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो इधर हम -v by u के उससे हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, या फिर h डैश अपॉन में h के उससे हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ केसेस इसके होते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन हमने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है, बट हम अब रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो अभी तक हम सेम मीडियम तक की बात कर रहे थे कि सब हवा में हमने क्या रखा है, एयर के प्रेजेंस में हमने वो मिरर रखा हुआ है, वहाँ पर इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब यहाँ पर मीडियम्स आ जाते हैं, मीडियम मतलब क्या है कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल हो रही है, तो यहाँ पर क्या फिनोमिना अकर होता है, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देयरबाय चेंजिंग द पाथ ऑफ रेज, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या था, हम यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इतनी ही बात कर रहे थे, पर यहाँ पर क्या होगा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ना केवल लाइट रे पास हो रही है, बल्कि लाइट रे दूसरे मीडियम में जाके अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रही है। तो इस फिनोमिना को हमने क्या नाम दिया है, रिफ्रैक्शन नाम दिया है। रिफ्रैक्शन अकर ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, तो बट ऑब्वियस है हर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, तो वो चेंज क्या डिफाइन करेगा, रिफ्रैक्शन डिफाइन करेगा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटेस्ट इन वैक्यूम व्हेन द लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, दे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इफ द लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, दे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो एक सिंपल सा फिनोमिना इतना ही है इसमें कि एक मीडियम होता है यहाँ पर रेयरर और एक होता है डेंसर,
ठीक है। अब वो कहीं भी प्लेस हो सकता है, वो सेकंड ऑप्शन है, बट क्या होगा यहाँ पर कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर लाइट रे है जो कि रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। रेयरर मतलब क्या होगा, जनरली यहाँ पर जो रेयरर है उसको हम मान सकते हैं जनरली कि मास के उससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, मास डेंसिटी ज़्यादा है वो क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा, और जिस ऑब्जेक्ट की मास डेंसिटी कम है वो क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो एक इंसिडेंट रे है जो कि एयर, हमारा एक मीडियम ले लिया हमने रेयरर मीडियम, और नेक्स्ट मीडियम ले लिया हमने ग्लास। ठीक है, तो क्या होगा, एयर से जब ग्लास में जाएगी यानी रेयरर से जब डेंसर में जाएंगी, तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल क्रिएट किया है सिमिलर वे में परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो नॉर्मल की टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी। जाना उसको ऐसा था, ठीक है, उसका एक्चुअल पाथ ऐसा था, पर मीडियम चेंज होने की वजह से, स्पीड चेंज होने की वजह से उसने अपना डायरेक्शन बदल दिया टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं कि मान लो यहाँ पर दोबारा से एयर है, ठीक है, यहाँ से हमने एक इंसिडेंट रे पास कर दी। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम नॉर्मल लाइट रे पास करेंगे। ठीक है, जो लाइट रे होगी ये नॉर्मल है, अब ये डेंसर मीडियम से वापस से रेयरर मीडियम में अगर जा रही है तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल के अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पर डेंसर से रेयरर होने के कारण वो फार अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल से दूर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर रेयरर से डेंसर में जा रहा है या डेंसर से रेयरर में जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, रिफ्रैक्शन में जब रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट रे ट्रैवल करेगी तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किससे ज़्यादा बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पर रेयरर से डेंसर जाने की केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऑलवेज बड़ा होगा किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था वैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। यहाँ पर एक लॉ कॉमन है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे ये सब सेम प्लेन में है, सिमिलर टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बट वहाँ पर एक लॉ क्या था, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दोनों का एंगल जो है वो इक्वल होगा। यहाँ पर वो चीज़ नहीं होती, यहाँ पर आता है हमारा स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ जो है वो बेसिकली क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ भी हो, दोनों का साइन क्या है, दोनों के साइन का जब हम यहाँ पर रेशियो निकालते हैं वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जनरली हम एक ग्लास स्लैब की बात करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर हम ग्लास स्लैब से दोनों तरफ का रेयरर से डेंसर भी शो करते हैं, डेंसर से रेयरर भी शो करते हैं। तो ये हमारी एक इंसिडेंट रे है। ग्लास स्लैब क्या होगा, डेंसर टू एयर होगा, तो लाइट रे कहाँ बेंड हो जाएगी, यहाँ पर। उसका एक्चुअल पाथ क्या था, ये जाने का, बट वो क्या हो गई, टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो गई। दोबारा से वो जब एयर में जाने लग गई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो गई, यहाँ पर अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो गई वो। ठीक है, तो क्या था, उसका एक्चुअल पाथ ऐसा था, बट बाद वाली जो रे है इसको हम कहते हैं एमर्जेंट रे, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, तीन रे के नाम पढ़ लिए हमने। जो स्ट्राइक करेगी वो इंसिडेंट रे, जो रिफ्रैक्ट हो जाएगी उसको रिफ्रैक्टेड रे, और दोबारा से वापस जब वो एमर्ज बाहर होके आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, एमर्जेंट रे। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट है कि उसका एक्चुअल पोजीशन था और अभी जो हमारी एमर्जेंट रे का जो डायरेक्शन है, जो हमारी रे, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि एक्चुअली उसको जाना ऐसा था, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है इसका, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन तो एमर्जेंट रे और जो एक्चुअल लाइट रे का यहाँ पर डिस्टेंस है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज अ परपेंडिकुलर शिफ्ट इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन एमर्जेस आउट फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ठीक है, कि जाना उसको ऐसा था पर अभी का जो एमर्जेंट रे है वो ऐसी गई है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इस चैप्टर का
मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं एक फिनोमिना है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम फॉर अ गिवन वेवलेंथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, मतलब वैक्यूम के कंपैरिजन में जो भी मीडियम का क्या होगा, रेशियो होगा, वो उसका क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ जो भी होगी उसकी, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से क्या होगी वो उसे डिफाइन करके, ये बेसिकली हम इसको नॉर्मली क्या शो करते हैं कि जैसे वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, जो भी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और टू दी स्पीड ऑफ लाइट, ये वैक्यूम में है, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा क्या होगा बेसिकली C बाई V से हम शो करेंगे इसको, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, वो कोई भी मीडियम हो सकता है। तो इन दोनों का जो रेशियो है उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जनरली इसको n या फिर न्यू से शो करते हैं, है ना, ये न्यू का साइन होता है, या फिर इसको हम n से शो करते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम इसको n से शो करते हैं। तो रेशियो क्या होगा? दो मीडियम के बीच का जब हम रेशियो निकालते हैं, जनरली इसको किसके कंपेयर में करते हैं? वैक्यूम के। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना खुद का एक ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता कि मैंने बोल दिया कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ क्या होता है। ठीक है, तो क्या होगा, उसके अकेले का नहीं, हम उसको किसके कंपेयर में करेंगे? वैक्यूम के कंपेयर में करेंगे। ठीक है, तो दो जो मीडियम्स हैं उसका क्या होगा, जब हम रेशियो निकालेंगे उसकी स्पीड ऑफ लाइट का, तो हम क्या कहेंगे? उसको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, डेंसर द मीडियम मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लेस द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इससे हम एक चीज जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, है ना, जो भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जितना ज़्यादा होगा उतनी कम उसकी स्पीड ऑफ लाइट होगी। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट मतलब क्या होगा कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो उतना क्या होगा? डेंसर उसका मीडियम होगा। ठीक है, मतलब जितना उसका मास डेंसिटी, जिस भी जनरली हम मास डेंसिटी वाले जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा जिसका मास डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा। हम उसको वैसे तो ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में फ़र्क होता है, बट यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि जनरल केसेस में यही, मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि जिसकी मास डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी ज़्यादा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम। ठीक है, इसका इन्वर्स रिलेशन है, ये याद रखना। स्पीड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर मीडियम के अलग अलग एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है, जैसे कि वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ क्या होगी कि एक स्पैन ऑफ टाइम में वो कितनी वेव्स को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसका क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। और दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उसकी क्या होगी? वेवलेंथ। ठीक है, तो कितनी वेवलेंथ है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेचर ऑफ मीडियम, नेक्स्ट होता है नेचर ऑफ सराउंडिंग, कि कौन सा सराउंडिंग में ये कर रहा है, कौन सा किस टाइप का टेम्परेचर है जहाँ पर ये हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम है वो होता है हर ट्रांसपेरेंट मीडियम का सबसे कम। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? वैक्यूम का, जो जनरली 1 है। ठीक है, एयर का कुछ 1.003 समथिंग कुछ होता है। ठीक है, तो एयर से ज़्यादा और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है? तो सबसे मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कहाँ मिलेगा? वैक्यूम का। और सबसे ज़्यादा किसका है? डायमंड का। ठीक है, जब हम ट्रांसपेरेंट मीडिया की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंट मीडिया में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? 2.42 से डायमंड का है। ठीक है, दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम, जब हम वैक्यूम से किसी और मीडियम में लाइट रे पहुंचाते हैं तो उसका हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब निकालते हैं जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे ट्रैवल करती है तो वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर क्या होगा? किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दोनों मीडियम के बीच
में निकालेंगे तो रिलेटिव, और वैक्यूम और मीडियम के बीच में निकालेंगे तो एब्सोल्यूट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिटलेस क्यों? क्योंकि दोनों जो है, ठीक है, दोनों का हम क्या करें, स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट निकाल रहे हैं, या फिर क्या होगा यहाँ पर दोनों जो क्वांटिटीज है वो सिमिलर नेचर की है, तो उनकी यूनिट्स आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। इस वजह से क्या होगा, रेशियो होने के कारण, सिमिलर क्वांटिटीज होने के कारण ये क्या है, यूनिटलेस है, ठीक है। तो ये याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट हम बात करते हैं स्फेरिकल लेंसेज की, ठीक है। तो लेंसेज पढ़ने से पहले हमें रिफ्रैक्शन जानना ज़रूरी था, क्योंकि लेंस क्या होगा कि वो भी क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ट्रैवल करवाएगा, ठीक है, क्योंकि लेंस का जो मीडियम होगा वो एयर के कंपैरिजन में थोड़ा डेंसर होगा, ठीक है। तो लाइट रे बाकायदा क्या होंगी, शिफ्ट होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, they are formed by connecting two spherical transparent surfaces, ठीक है। तो दो spherical transparent surfaces को जब हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, spherical lenses मिलेंगे, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, पहला होता है क्या, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जो कि क्या होगा, अब यहाँ पर अपोजिट चीज आ जाती है। कॉन्वेक्स मतलब क्या होगा यहाँ पर, कन्वर्जिंग, और कॉन्केव मतलब क्या होगा यहाँ पर, डाइवर्जिंग। मिरर में हमने जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था क्या, कि कॉन्केव क्या होगा, कन्वर्जिंग, और कॉन्वेक्स क्या होगा, डाइवर्जिंग। लेंस के केस में ये अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा, और जो कॉन्केव लेंस होगा वो क्या होगा, डाइवर्जिंग इन नेचर होगा। तो लेंसेज फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स, दे आर नोन एज कॉन्वेक्स। जैसे हम हाथ ऐसा अगर ज्वाइन करेंगे तो ऐसा क्या होगा, बल्ज्ड आउट सा सरफेस हमें लगेगा। तो ऐसा क्या होगा, जब दो स्फेरिकल सरफेसेस के को ज्वाइन हम करेंगे तो ऐसा कुछ बल्ज्ड आउट सा सरफेस हमें मिलेगा, बल्ज्ड आउट सा ऑब्जेक्ट मिलेगा। इस लेंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और ऐसा जब हम दो स्फेरिकल सरफेसेस को ऐसा ज्वाइन करेंगे, जो कर्व्ड इनवर्ट सरफेसेस है वो आपस में क्या होंगे, ज्वाइन होंगे, कि ये कर्व्ड इन सरफेस था, ये कर्व्ड इन सरफेसेस था, इसको हमने ज्वाइन किया तो ये कौन सा लेंस बन गया, कॉनकेव लेंस बना है, ठीक है। तो जब दो साइड को हम ज्वाइन करेंगे ऐसा अपीयर होगा कि बल्ज्ड आउट है वो, ठीक है, तो वो लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। और दो जब बल्ज इनवर्ड्स हम बात करेंगे तो ऐसा लेंस हम क्या कहेंगे, इसको कॉनकेव लेंस, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसके भी सिमिलर पॉइंट्स होंगे, इसके भी सिमिलर यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज होंगी। पोल क्या होगा, पोल यहाँ पर सेंटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द लेंस, ठीक है। पोल सिमिलर होगा जो हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके दो पोल्स होंगे, ठीक है, मतलब क्या होगा कि जो भी बल्ज्ड आउट सरफेस है या कर्व्ड इनवर्ट सरफेस है, ठीक है, उसका जो भी सेंटर होगा, तो यहाँ पर पोल भी क्या होंगे, दो होंगे। तो भाई इसका सेंटर क्या होगा, तो इसका जो एग्जैक्ट सेंटर होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, यानी जो मेन लेंस का जो सेंटर है, ठीक है, जो उसको इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, उस सेंटर को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। सिमिलर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होंगे, दो होंगे। अब हमने दो स्फीयर को ज्वाइन किया है तो वो इंडिविजुअल जो स्फीयर्स होंगे उनके भी कुछ ना कुछ सेंटर पॉइंट्स होंगे, तो इसके क्या होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, एक होगा C1 एक होगा C2, ठीक है। दो पोल होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, तो बाकायदा फोकस भी क्या होंगे, इसके दो होंगे, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी सेम इमेजिनरी लाइन जो क्या कर रही है, ऐसी पास ऑन हो रही है स्ट्रेट। नेक्स्ट होगा अपर्चर। अपर्चर मतलब क्या होगा कि उसके जो मेन ऊपर से नीचे का जो डिस्टेंस है, दो एंड्स का डिस्टेंस है वो, ठीक है। फोकस क्या होगा, यहाँ पर हमें अपीयर होगा कि जितनी भी लाइट है वो या तो कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी, तो ये भी क्या होंगे, फोकस दो होंगे यहाँ पर। और फोकल लेंथ क्या होगी, मतलब फोकस और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिफरेंस होगा यहाँ पर, वो हमें क्या कहलाएगा, यहाँ पर फोकस कहलाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़ यहाँ पर? तो ये सिमिलर कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पर जो कि मिरर जैसे हैं, कुछ अलग भी पार्ट्स हैं। यहाँ पर दो साइड्स हैं, दो स्फीयर्स हैं, तो सारे डायमेंशंस क्या होंगे, दो दो होंगे। एक केवल क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर एक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इनके रे डायग्राम्स की, ठीक है। तो इनके भी रे डायग्राम सिमिलर टू मिरर है। यहाँ पर क्या होगा, जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है, इसको हमने क्या बोला है, कन्वर्जिंग होगा, ठीक है। तो कन्वर्जिंग कैसा होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर जब
अपोजिट साइड में यहाँ पर जब इमेजेस बनने लग जाएंगे, ठीक है, जो भी है यहाँ पर, तो क्या होगा, एक साइड पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, दूसरी साइड पे हमें इमेज मिलेगी, ठीक है। जनरल इन केसेस में लेंस में क्या होगा, क्योंकि लेंस कैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट मीडिया होता है। मिरर में क्या होता था, यहाँ पर एक जगह पर लाइट रेस्ट्रिक्ट हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट रेज पास हो रही है, क्योंकि रिफ्रैक्शन ये है जो फिनोमिना है, क्योंकि लेंस कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तो यहाँ पर लाइट रेज पास होने देगा। तो यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, फोकस पे बनेगी, ठीक है, फोकस पे बनेगी, अपोजिट साइड ऑफ द लेंस पे बनेगी, और कैसी होगी, इन्वर्टेड, रियल और डिमिनिश्ड, ठीक है। तो डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, बस फोकस पे ही बनेगी, ठीक है। सेम है यहाँ पर, जैसे वहाँ पर क्या था कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। जब ऑब्जेक्ट को हमने रखा है 2f के बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड c, वहाँ पर हम c बोलते थे, इसको यहाँ पर 2f बोल देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो f है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का बिल्कुल हाफ है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, वो फोकल लेंथ का बिल्कुल डबल है, ठीक है। तो इसको हम 2f लिख सकते हैं, क्योंकि फोकस का बिल्कुल डबल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2f के बियॉन्ड अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ पर बिटवीन क्या मिलेगा हमें, बिटवीन f और 2f के बीच में हमें यहाँ पर इमेज मिलेगी। ये भी कैसी होगी, इन्वर्टेड, रियल और डिमिनिश्ड होगी। सिमिलर वे में जब हम ऑब्जेक्ट 2f पे रखेंगे, यानी वहाँ पर जब हमने c पे रखा था तो इमेज हमें c पे मिली थी, सिमिलर वे में जब हम यहाँ पर 2f पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज भी हमें 2f पे मिलेगी। ये भी कैसी होगी, इन्वर्टेड, रियल, बट सेम साइज की ही मिलेगी, ठीक है। जब बिटवीन रखेंगे f और 2f के बीच में तो इमेज कहाँ मिलेगी, यहाँ पर बियॉन्ड 2f मिलेगी, ठीक है, 2f के और बियॉन्ड मिलेगी। साइज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा, सिमिलर रियल और इन्वर्टेड ही होगी यहाँ पर भी, ठीक है। जब फोकस पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, तो हम उसको अज्यूम क्या करते हैं कि वो एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड होगी, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक है। और लास्ट है कि जब हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हमने f और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, तो यहाँ पर हमें अलग केस देखने को मिलता है। जैसे हमने वहाँ पर क्या बात किया था कि पोल और एफ के बीच में जब हम रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में जब हम रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर बनेगी। यहाँ पर क्या होगा कि लेंस के सेम साइड में बनेगी, तो कैसी बनेगी, अपराइट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, बट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट है जो इमेज बन रही है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि अलग से बन रही है, कैसी, अपराइट तो बन रही है, बाकी सारी इन्वर्टेड बन रही थी, ये कैसे बन रही है, सेम साइज की सेम साइड में बन रही है, ठीक है, किसके, ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड बन रही है और वर्चुअल बन रही है। मतलब हालांकि उसको ऐसा इमिट होना चाहिए था, बट अपीयर क्या हो रही है कि वो लेंस से पास ऑन नहीं हो रही है, वो लेंस के जिस डायरेक्शन में हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसी के बिहाइंड में इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पर इस लेंस का हम यूज़ कहाँ करते हैं, माइक्रोस्कोप में, कैमरा लेंस में, प्रोजेक्टर्स में, मैग्नीफाइंग लेंस में, टेलीस्कोप में, ठीक है, ये इसके यूजेस हैं। यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्केव लेंस की हम बात करते हैं तो जैसे वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के केसेस थे दो, केवल यहाँ पर भी दो ही केसेस हैं, क्या कि हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। कि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट की लाइट रेज पैरेलल आ रही है तो क्या हो रहा है कि ऐसे डाइवर्ज तो हो रही है पर अपीयर कर रही है क्या, कि वो फोकस पे मिल रही हैं, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट केस क्या है कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ हम कहीं भी ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रख लें एक्सेप्ट फोकस, ठीक है। एक्सेप्ट यहाँ पर क्या रखेंगे हम, एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इतना नहीं, कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमें इमेज मिलेगी, ये कैसी मिलेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, ठीक है। छोटी साइज में मिलेगी बट उसका साइड कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, इरेक्ट मिलेगी, और यहाँ पर क्या मिलेगी, ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गई ये चीज़। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं छोटी साइज में हमें मिलेगी। इस लेंस का काम कहाँ होता है, ये यहाँ पर स्पाई होल जो कि डोर्स में होता है, डोर्स में हम देख लेंगे कोई नॉक करता है तो हम स्पाई होल के थ्रू पहले देखते हैं कि बाहर कौन है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गेट खोल देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर स्पाई होल्स जो हैं उसमें ये लेंस लगा रहेगा, प्लस फ्लैश लाइट्स में भी यही लेंस का यूज होता है, क्योंकि लाइट रेस को क्या करेगा, डाइवर्ज करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेंस फार्मूला की। जैसे मिरर फार्मूला था वहाँ पर, वैसे यहाँ पर लेंस फार्मूला है, बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि 1/f जो है वो क्या होगा, 1/v माइनस 1/u। वहाँ पर क्या था, प्लस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/f
इमेज डिस्टेंस माइनस 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो क्या होगा 1 बाय फोकल लेंथ का ये इसका रिलेशन होगा, ठीक है। और यहीं पर मैग्निफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या होगा v बाय u, ठीक है, या फिर एच आई अपॉन में एच ओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मिरर फॉर्मूला के उससे जब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, वहाँ पर माइनस वी बाई यू होता है, यहाँ पर कंफर्म वी बाई यू ही होगा, ठीक है, मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, पॉजिटिव में होगा यहाँ पर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, बाकी हाँ साइन कन्वेंशन ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट जब हम मिरर या लेंस दोनों के न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करते हैं, कि जब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जब हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो जो यहाँ पर डिस्टेंसेस होगी वो नेगेटिव में मेजर की जाएंगी, यहाँ पर इंसिडेंट रे के अपोजिट में फॉर्म होंगे तो वहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव में होगा सेम डायरेक्शन में, या हाइट जो है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा अपराइट में होगा तो यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव होगा, और उसके जस्ट डाउनवर्ड में हम एक्सटेंशन करेंगे, इमेज जैसे फॉर्म हो रही है तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे, नेगेटिव में मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका मैग्निफिकेशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन आई की, ठीक है। तो ह्यूमन आई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि वहाँ पर हम ये सारे एप्लीकेशंस को यूज़ होता हुआ एक्चुअल रियल लाइफ में देख सकते हैं जो नेचुरली हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन आई क्या होगा, एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें आसपास की चीज़ें देखने में मदद करता है। तो ये क्या होगा, इट इज़ लाइक अ कैमरा, ठीक है, इसमें लेंस होता है, स्क्रीन होता है। तो बेसिकली जितने फॉर्मूलेज हमने जितने फिनोमिना पढ़े हैं लेंसेज के, मिरर्स के, वो सारे कहाँ अप्लाई होते हुए हम नेचुरली देखते हैं ह्यूमन आई में, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, पहला होता है रेटिना, ठीक है, जहाँ पर एक्चुअली आई में इमेज फॉर्मेशन होता है। तो वो कहाँ होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि एज ए स्क्रीन की तरह काम करेगा, जहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, तो वो पॉइंट कौन सा होता है, रेटिना। नेक्स्ट होता है कॉर्निया, थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि आई ट्रेल को कवर करेगा। इट एक्ट्स लाइक अ लेंस विच रिफ्रैक्ट्स द लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें ऐसी एक शीट दिखेगी, ऐसी स्क्रीन जैसी पूरा कवर करके रखेगा, तो वो क्या होगा, हमारा कॉर्निया होगा, ठीक है। एक्वस ह्यूमर क्या होगा, स्पेस जो कवर करता है कॉर्निया और आई लेंस के बीच का, ठीक है, यहाँ कहीं हमारा आई लेंस होगा, ठीक है। तो इसके बीच का जितना भी यहाँ पर फ्लूइड यहाँ पर कवर होगा वो क्या होगा, एक्वस ह्यूमर होगा, ठीक है। आई लेंस क्या है, तो हमारी आंखों में नेचुरली एक लेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, क्योंकि बाहर की चीज़ें वो हमारी आई में छोटी सी आंख में बेचारा कन्वर्ज करके दिखाएगा ना, ठीक है। तो क्या होगा कि कन्वेक्स लेंस से बना होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल होता है वो। इट इज इट्स कर्वेचर कैन बी एडजस्टेड टू सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो पहले सिलियरी मसल्स देख लेते हैं। दीज आर द मसल्स विच आर अटैच्ड टू द आई लेंस, दे कैन मॉडिफाई द शेप ऑफ द आई लेंस एंड लीड टू वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कहीं हमारी जो है वो सिलेरी मसल्स होंगी, ठीक है, जो आई लेंथ एडजस्ट करती है, ठीक है। और यहाँ कहीं क्या होगा, यहाँ पर आई लेंस हमारा प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यूपिल की। इट इज अ होल इन मिडल ऑफ द आइरिस विच इन विच लाइट रे enters in the eye. It appears black because light falling on it goes into the eye and does not come back, ठीक है। ये ब्लैक कलर का जब हम आंखों के बीच में देखेंगे तो एक छोटा सा ब्लैक कलर का हमें डॉट दिखेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारा ये यहाँ पर प्यूपिल होगा। ये ब्लैक कलर का इसलिए होता है क्योंकि वहाँ से लाइट एक बार एंटर हो गई तो रिफ्लेक्ट बैक तो होती नहीं है, तो उतना पार्ट क्या हो जाता है, ब्लैक हमें नजर आता है, ठीक है। हम जनरली किसी डार्क रूम में जाएंगे तो ये देखना कि प्यूपिल भी अपना साइज एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट करता है। एकदम से धूप में जाएंगे तो प्यूपिल अपना साइज कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, और एकदम से अंधेरे में जाएंगे तो मोर विजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्यूपिल है वो अपने आप एक्सपांड होता है, ठीक है। ये इसकी खास बात है। नेक्स्ट होता है आइरिस, ठीक है। आइरिस की जब हम बात करते हैं तो आंखों का जो कलर होता है वो कहीं ना कहीं कौन डिफाइन करता है, आइरिस डिफाइन करता है। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है। तो साइज को चेंज करने में हेल्प कौन करता है, कहीं ना कहीं आइरिस चेंज करता है। प्लस यहाँ पर जो कलर्ड पिगमेंट होगा वो भी किस लिए प्रेजेंट होगा, आइरिस में, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व क्या होगा, दीज आर द नर्व्स दैट टेक इमेज टू द ब्रेन एंड फॉर्म द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ब्रेन तक जो सिग्नल पहुंचाता है, जो इमेज का एक्चुअली जो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, ऑप्टिकल नर्व, जो कि कहाँ सीधे सिग्नल्स पहुंचाती है,
ब्रेन में पहुंच जाती है। ठीक है, ये हमारे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई हैं। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं इस चैप्टर में, लाइट चैप्टर में? तो चश्मे आपको लगे हों या आपकी किसी फ्रेंड को लगे हों या किसी फैमिली मेम्बर को लगे हों, चश्मे तो सबने ही देखे होंगे। ठीक है, कौन कहता है कि दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता? तो ये सब हम मैनेज कैसे करते हैं या हम चश्मा लगा के इसको ठीक कैसे करते हैं, तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, तो ह्यूमन आई में डिफेक्ट आने पर हम उसको क्योर कैसे करते हैं। दो टाइप के बेसिकली यहाँ पर डिफेक्ट्स होते हैं। एक होता है मायोपिया, जब किसी पर्सन को यहाँ पर जो है नियर बाय ऑब्जेक्ट तो नजर आ जाता है पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी दूर का दिखाई नहीं देता है, दूर का क्लियरली दिखाई नहीं देता है, तो क्या होगा यहाँ पर? उस पर्सन को कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया है। ठीक है, तो इसको हम क्योर कैसे करते हैं? हम कॉन्केव लेंस के थ्रू उसको क्या करते हैं? बेसिकली क्या होगा, जब उस पर्सन को मायोपिया होगा तो दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज पहले का रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो रेटिना पे जब फॉर्म होगी तभी हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा, रेटिना से पहले भी फॉर्म हो रही है तो भी हमें नहीं दिखेगा, रेटिना के बियॉन्ड फॉर्म हो रही है तो भी हमें नहीं दिखेगा। तो जब वो रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाती है तो यहाँ पर पर्सन को दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है, तो हम उसको कॉन्केव लेंस के थ्रू क्या करते हैं? ठीक करते हैं। तो जो उस पर्सन के जो ग्लासेस में, स्पेक्स में जो भी लेंस यूज होगा वो कौन सा होगा? कॉन्केव लेंस यूज होगा। सिमिलरली हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? जब पर्सन को दूर का तो नजर आ रहा है पर पास के ऑब्जेक्ट्स ठीक से नजर नहीं आ रहे हैं, तो उस पर्सन को क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया होगा। यहाँ पर क्या होगा? इमेज जो है वो रेटिना के बियॉन्ड फॉर्म हो जाएगी जब ऑब्जेक्ट क्या होगा? पास रखा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से क्या करते हैं? ठीक करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट को हमें पास शिफ्ट करना है तो कॉन्वेक्स लेंस से, पॉइंट को हमें दूर शिफ्ट करना है तो कॉन्केव लेंस से हमने इसको क्या किया है? क्योर किया है। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया इस दो टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। एज के साथ होने वाला डिफेक्ट दो होते हैं जो कि एज के साथ साथ कई बार लोगों को हो जाते हैं। पहला होता है प्रेसबायोपिया, कि दिस इज एन एज रिलेटेड कंडीशन कॉज ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, हार्डनिंग ऑफ द लेंस एंड रिड्यूस लेंस फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी वजह से जो है वो दूर पास के ऑब्जेक्ट्स में भी क्या हो जाता है? विजिबिलिटी में डिफरेंस आ जाता है, तो विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो पाने की वजह से वो प्रेसबायोपिया होता है। ये एज रिलेटेड कंडीशन है। सिमिलरली कैटरैक्ट की बात करते हैं हम, जो मोतियाबिंद हम नॉर्मली बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि क्लाउडीनेस आ जाता है आंख में। ठीक है, ये भी एक एज रिलेटेड कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी जो होगी लेंस की वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इसकी वजह से क्या होने लगता है? ब्लरी विजन होने लगता है, क्लाउडी सा वाइट वाइट अपीयर होने लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये बहुत सारी सर्जरीज होती है, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जिसके थ्रू हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है लेंस का पावर। ठीक है, कि हम बोल रहे हैं कि माइनस ये माइनस वो, प्लस में ये नंबर है वो नंबर है, तो ये नंबर क्या होता है? तो ये नंबर बेसिकली क्या होता है? पावर ऑफ द लेंस होता है। तो the ability of lens to converge and diverge the beam of light is expressed in the term of power. ठीक है, तो power of lens क्या होगा? उसके converge या diverge करने की जो tendency होगी वो उसकी क्या होगी? power होगी। ठीक है, it is inverse of focal length। ठीक है, तो जो भी power होगी वो focal length के क्या होगा? power is equals to 1 by focal length। ठीक है, तो focal length हम अगर मीटर में कर रहे हैं तो पावर की यूनिट क्या हो गई? यूनिट हो गई इसकी मीटर इनवर्स, या फिर हम इसके लिए एक नई यूनिट बनाए हैं जिसको हम क्या कहते हैं? डायोप्टर कहते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये एक लेंस है। ठीक है, इसने लाइट रे क्या किया? इधर इसकी लाइट रे ये आती गई आती गई आती गई और इसने क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया लाइट रे को। ठीक है, यहाँ पर ऐसी इतनी डिस्टेंस पे इसने लाइट रे को कन्वर्ज कर दिया। तो कितने डिस्टेंस पे इसने कितना जल्दी सारी लाइट रेज को कन्वर्ज किया है वो उसकी क्या हो गई? पावर हो गई। ठीक है, तो जो लेंस मान लो दो अगर कॉन्वेक्स लेंस है, एक ने थोड़ी दूरी पर कन्वर्ज किया है, एक ने थोड़े पास में कन्वर्ज किया है, तो किसकी पावर ज़्यादा होगी? जिसने पास में कन्वर्ज कर दिया सारी लाइट रेज को, उसकी पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो टेंडेंसी क्या हो गई? कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो भी टेंडेंसी हो गई वो उस लेंस के क्या हो गई? पावर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो ग्लास प्रिज्म बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट रहता है ग्लास का। ठीक है, प्रिज्म ऐसा जैसा हम बात करते हैं ना कि जो पिरामिड वगैरह होते हैं उस शेप का एक ग्लास का प्रिज्म होता है। ठीक है, तो डिस्पर्जन क्या होता है? तो डिस्पर्जन इज डिफाइंड एज अ सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स व्हेन लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म। तो प्रिज्म से जब हम एक व्हाइट लाइट पास करते हैं तो वो बहुत सारे कलर्स में क्या हो जाता है? बहुत सारे नहीं, 7 कलर्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जब वो कलर्स में डिवाइड हो जाता है तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, वेवलेंथ हमने पहले ही बात की कि एक मान लो एक ऐसी वेव है,
ठीक है, ये हमारी वेव है। तो इसके कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस या कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिफरेंस जो होगा वो उसकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, प्लस वेवलेंथ से ही क्या होगा, उसका डिग्रीज ऑफ डेविएशन भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेवलेंथ से ही क्या होगा, कलर कितना बेंड हो रहा है, कौन सा कलर ऊपर आएगा, कौन सा कलर नीचे आएगा, वो उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, और यहाँ से वो 7 कलर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो व्हाइट लाइट प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड। इसको हम विबग्योर, ठीक है, इस फॉर्मूले से याद रखते हैं कि विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 कलर जो हमारे इंद्रधनुषीय कलर होते हैं, ये यहाँ पर फॉर्म होते हैं इस फिनोमेना की हेल्प से। रेड लाइट जो है, जो हम रेड लाइट की बात करते हैं, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, हाईएस्ट होती है, तो इसका डेविएशन क्या होगा, लीस्ट होगा। ठीक है, कि यहाँ पर जो व्हाइट लाइट है वो यहाँ से ऐसी जा रही है, तो इसका डेविएशन क्या होगा, कम होगा। एकदम से एकदम डीप टर्न नहीं ले लेगा ये। ठीक है, ये जहाँ से जा रहा है हल्का सा टर्न ले लेगा ये, मतलब इसका डेविएशन क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी डेविएशन उतना कम होगा, यानी डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, और वहीं पर जो वायलेट कलर है जिसका लोएस्ट वेवलेंथ है, लीस्ट वेवलेंथ है यहाँ पर, तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाएगा, देखना। ठीक है, तो जो विबग्योर होगा वो यहाँ से नीचे से ऊपर ऐसा बनेगा। ठीक है, कभी भी ऊपर से नीचे मत लिखना। विबग्योर क्या होगा, सबसे पहला कलर क्या बनेगा, नीचे से वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से डेविएशन कम है, इसलिए वो टॉप पर है, और वेवलेंथ सबसे कम वायलेट की है, इस वजह से वो सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ है, इसलिए वो सबसे नीचे है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वेवलेंथ क्या है, अलग अलग एंगल से डेविएट होता है। व्हाइट लाइट जो है वो एक ऑप्टिकल मीडियम से पास किया, उसमें 7 कलर में डिवाइड हो गया। ठीक है, यही फिनोमिना हमारे जो हमारा रेनबो फॉर्म होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो पानी की जो ड्रॉपलेट्स होंगी वो एक समय पर प्रिज्म की तरह ही काम करती है। ठीक है, जो सनरेज आएंगी और जब वो उस ड्रॉप पर पड़ेंगी तो ड्रॉप कहीं ना कहीं एक प्रिज्म की तरह एक्ट करने लग जाता है, तो जो व्हाइट लाइट है उसको वो 7 कलर्स में डेविएट कर देता है, वो डिस्पर्स कर देता है, और ऐसी नेचर में क्या बनता है, हमारा रेनबो बनता है। तो रेनबो का फिनोमिना क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेचुरली एटमॉस्फेयर में ही हमारे रिफ्रैक्शन होता है, वो हमें कहीं ना कहीं हमने देखा होगा, पता है नहीं पता है तो वो हम अब पता कर लेते हैं। ठीक है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से ही जो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अर्थ का जो एयर है, ठीक है, वो सब सिमिलर नहीं है। अर्थ के अलग अलग लेयर्स की जो है वो डेंसिटी अलग अलग है, जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उनकी सबकी डेंसिटी अलग अलग है। तो जब भी डेंसिटी अलग होगी, मीडियम्स अलग होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, बट ऑब्वियस रिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना यूज होगा। ठीक है, पहला एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, एक्चुअली जो स्टार है, हमारा सन भी एक स्टार है, वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखता है क्या, नहीं, बट बाकी स्टार्स जो हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं वो हमें क्या दिखते हैं, ऐसे लुकझुक लुकझुक। तो कोई वहाँ पर क्या बटन है क्या कि वो स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहा है, नहीं। ठीक है, वो क्या है, ट्विंकलिंग किस वजह से होती है, तो देखो जब भी कोई दूर का स्टार है, मान लो यहाँ पर स्टार है, वहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, तो वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होगी तो एटमॉस्फेरिक लेयर्स के कारण वो डेंसिटी कम ज़्यादा होने के कारण क्या होंगी, डेविएट होती जाएंगी। ठीक है, अब मान लो यहाँ से कोई इंसान है जो वहाँ पर देख रहा है, ठीक है, स्टार को देख रहा है, तो क्या होगा कि एक समय पर उसकी आंख में वो रे जाएगी, एक समय पर हट जाएगी, डेविएट होने के कारण। ठीक है, तो लाइट रे यहाँ से डेविएट होते 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 रिफ्रैक्टेड होते होते उसकी आंख में आएगी, तो जब उसके लाइट रे का विजन उसकी आंख पे पड़ेगा तो उसको वो स्टार दिखेगा, और फिर जैसे ही वो थोड़ा पार्ट से डेविएट हो जाएगा तो वो उसको नहीं दिखेगा। तो वो पर्सन को क्या लगेगा कि स्टार जो है वो ट्विंकल कर रहा है, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, वो जो रे ऑफ लाइट है उसके रिफ्रैक्ट होने की वजह से वो ट्विंकल होता हुआ अपीयर होता है। तो क्या होगा, इट due to atmospheric refraction, distinct star act like a point source of light as the beam of starlight
keeps deviating from its path, the apparent position of star keep changing. ठीक है, तो पोजीशन चेंज होने के कारण वो हमें क्या लगता है कि वो क्या हो रहा है, ट्विंकल हो रहा है. तो ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार ये हमें किस वजह से दिखता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. सिमिलर वे में हम बात करते हैं कि स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन है वो हमें नज़र नहीं आती है, बल्कि उससे थोड़ा सा ऊपर नज़र आता है. तो वो कैसे कि जो वहाँ पर नॉर्मली जो स्टार का पोजीशन होगा वो वहाँ से जब लाइट रे आएगी अर्थ पर तो वो हमें क्या दिखेंगे, रिफ्रैक्ट होते हुए रिफ्रैक्ट होगी और हमें ऐसा अपीयर होगा कि जो पोजीशन ऑफ स्टार है वो हायर है, बट एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार क्या होगा, थोड़ा सा उससे अलग होगा. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार का पोजीशन भी हमें चेंज्ड नज़र आता है. और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होता है, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट. ठीक है, जो एक्चुअल सनराइज हो जाता है उससे पहले ही हमें सनराइज नज़र आ जाता है होरिजन के एस्पेक्ट में. तो जब क्या होगा, जब यहाँ पर जो सन है वो हमें यहाँ जब नज़र आ रहा है वो एक्चुअली तब कहाँ होगा, वो हॉरिजन के नीचे हो चुका होगा, वो सन सेट हो चुका होगा, पर हमें अभी भी ऊपर क्यों दिख रहा है, रिफ्रैक्शन के कारण. तो हम कहीं ना कहीं 2 मिनट डिले हो जाते हैं या 2 मिनट अर्ली हो जाते हैं सनरेज में. तो सन कहाँ अपीयर होता है, राइज अर्ली बाय 2 मिनट्स एंड सेट लेट बाय 2 मिनट्स. क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से वो हमें भी अभी भी हॉरिजन के ऊपर दिखता है जब कि वो सेट हो चुका हो. ठीक है, जो अस्त हो चुका हो तो भी हमें वो हॉरिजन के ऊपर नजर आता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें क्या हेल्प करता है कि बहुत सारी एस्पेक्ट जो हमारे आसपास हो रहे हैं उनको समझने में हेल्प करता है. लास्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है, डिस्पर्शन हमने पढ़ लिया. अब स्कैटरिंग क्या होता है कि रैंडम यहाँ पर स्प्लिटिंग होता है किसी कलर्स का उनकी वेवलेंथ की वजह से. ठीक है, तो व्हेन लाइट बीम गोज थ्रू अ मीडियम एंड हिट्स द पार्टिकल एग्जिस्टिंग इन देम, ड्यू टू दिस फिनोमिना लाइट क्या होगा, या तो वो पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर उसको क्या करेगा, फैला देगा. ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में डिस्पर्स कर देगा. तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं. तो स्काई ब्लू क्यों है, इसका रीजन क्या है. ठीक है, तो आसमान नीला क्यों है, इसका रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो क्या होगा, जब वाइट लाइट है जो सन से एंटर होके आती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो वो स्कैटर हो जाती है, बट ब्लू कलर का जो है वो मिनिमम वेवलेंथ होता है. तो वेवलेंथ जिसका सबसे कम होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्कैटर होगा. जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कम होगा, ठीक है, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इन तीनों का कहीं ना कहीं वो मिक्सचर वाला जो ब्लू कलर है वो हमें नज़र आता है स्काई में. तो क्या होगा यहाँ पर, जिसका मिनिमम वेवलेंथ होगा उसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगा. ठीक है, तो स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. ठीक है, तो स्काई हमें ब्लू नज़र आता है और बाकी कलर्स का वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण वो कम स्कैटर होते हैं, इसलिए जो मैक्सिमम कलर है ब्लू वो हमें स्काई का नज़र आता है. तो फिर रेड कलर का क्या उपयोग है, तो हम जहाँ पर भी डेंजर का साइन हमें दिखाना हो या फिर जो ऐसा एग्जैक्ट हम रेड सिग्नल की बात कर लें तो रेड कलर ही हम डेंजर का क्यों बताते हैं. तो क्या होता है, रेड कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ होने के कारण उसका स्कैटरिंग क्या होता है, कम होता है. ठीक है, तो हम अगर चाहते हैं कि एक ही जगह पर हमें लाइट कंसंट्रेटेड दिखे तो वो कौन से कलर से हम यूज़ कर सकते हैं, रेड कलर से हम यूज़ कर सकते हैं. तो क्या होगा कि लीस्ट स्कैटर होने के कारण जो लॉन्ग डिस्टेंसेस है तब तक हम रेड कलर को देख सकते हैं. तो लीस्ट स्कैटर होने के कारण हम रेड कलर को डेंजर के साइन की तरह यूज़ करते हैं. ठीक है, तो होप यू लाइक द लेक्चर, होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो. फॉर द नेक्स्ट लेक्चर फॉलो ज्ञानशिला अकेडमी. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.